हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू जी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। तो टॉपिक आज आपके सामने होगा ही, सो हो ही रहा होगा। बजट को हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि बजट बनाया कैसे जाता है, कौन कौन से फॉर्मूला है, फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। तो जो जो बेसिक चीजें थी वहां पर हमने इसको डिस्कस किया अच्छे से, क्योंकि बजट क्या है ये पहले आपको समझाना जरूरी है। फिर उसमें क्या क्या चीजें लिखी गई हैं वो तो बाद में भी पढ़, है ना। अगर मैंने आपको बेसिक मजबूत कर दिया कि बजट बनाया कैसे जाता है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे में क्या एक मूलभूत जो मेजर डिफरेंस है वो क्या होता है। जैसे बजट क्या होता है, आने वाले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, जबकि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो लास्ट ईयर जो ईयर चल रहा होता है कि 31 मार्च को खत्म होता है और 1 फरवरी को बजट लाया जाता है। तो आने वाली फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट लाया जाता है और जो पिछले फाइनेंशियल ईयर चल रहा है फिर रिपोर्ट कार्ड के रूप में इकोनॉमिक सर्वे को लाया जाता है, जिसमें सरकार यह बताती है कि बजट में हमने ये टारगेट का बोला था, हमने इतना परसेंट अचीव कर लिया है। अगर किसी मुद्दे पर टारगेट से ज्यादा अचीव किया है तो उसका भी महिमा मंडन करती है। हमने ये अचीव इसलिए किया है क्योंकि हमने ऐसा कर पाए, मतलब ये स्टेप उठाए थे, इन स्टेप उठाने के कारण हम ऐसा कर पाए हैं। अगर सरकार फेल होती है किसी मुद्दे पर तो सरकार ये भी बताती है कि हम इस कारण से फेल हुए हैं। तो एक रिजल्ट कार्ड के रूप में काम करता है। ठीक है। तो बजट का जो डेटा वाला पोर्शन है कि बजट में किस किस को प्रायोरिटी दी गई है ना, और कौन कौन से सेक्टर्स थे, कितना कितना पैसा दिया गया है, टोटल बजट का साइज क्या था, इतना आज देख लेते हैं। इतना क्या करते हैं, आज देख लेते हैं। तो चलते बिना समय गवाए ये बजट की क्लास है। जो पहली वाली बजट की क्लास थी, जो पार्ट 1 था, उसमें हमने पढ़ा था बेसिक बेसिक चीज कि सबसे पहले बजट किसने पेश किया, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, और जो गणतंत्र भारत था, रिपब्लिक इंडिया का बजट किसने पेश किया था, सबसे पहले भारत का बजट किसने बनाया था, फादर ऑफ इंडियन बजट कौन कहलाते हैं, कौन सी डेट को प्रपोज किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। बजट में जो अलग अलग प्रकार के टाइप्स होते हैं वो हमने देखे थे। जेंडर बजट देखा था, आउटकम बजट देखा था, परफॉर्मेंस बजट हमने देख लिया था, है ना, और जेंडर बेस्ड बजट हमने देख लिया था। ये सब हमने देख लिए थे। हीरो बेस्ड बजट देख लिया था। जो जो बजट बनाने की प्रोसेसिंग थी, प्रक्रियाएं थी, अब या बजटिंग करने की प्रक्रिया थी, उसको हमने देखा था। जो जो बेसिक चीजें थी, अब यहाँ से देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें यूनियन बजट 2025-26 में कही गई है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। जैसे पहला पहला क्या हुआ भैया, एक बार मैं इस कीबोर्ड को इधर ले लेता हूँ। तो यूनियन बजट 2025 और इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 दोनों का एक जिस्ट है, तो मतलब निष्कर्ष। तो यूनियन बजट जो है 2025-26 वो बताता है कि डेवलपमेंट के 4 इंजन हैं। कौन कौन से भाई? सबसे पहले आपको अगर भारत को विकसित बनाना है तो एग्रीकल्चर को डेवलप करना होगा। दूसरा एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तीसरा इन्वेस्टमेंट, और चौथा एक्सपोर्ट। कि आपको कृषि को, आपको जो लघु उद्योग हैं उनको, और जो आपको निवेश है उसको, और जो आपको एक्सपोर्ट है, इनको मजबूत करना होगा। ये 4 सेक्टर हैं, अगर आप इनको मजबूत कर देते हैं तो देश ऑटोमेटिक मजबूत हो जाता है ना। ये क्या अल्टीमेट गोल है किसका? विकसित भारत का। ये आपने देखा इस साइड में, ये रिसीप्ट्स है। ये क्या है? रिसिप्ट्स हैं, जो मैं आपको कल क्लासिफिकेशन बता चुका था। रिसिप्ट्स भी 2 प्रकार की होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। तो रिसिप्ट्स में हमने देखा रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। तो ये वाला पोर्शन देखना है, बजट एस्टीमेट। ये 4 पॉइंट मैंने लिखवाए थे आपको, ये चारों पॉइंट को आप यहाँ पे देखना कितना कितना है। याद करने की जरूरत नहीं है, कभी आप बिल्कुल एकदम से लग जाए कि अरे इतना इतना, है ना, 27 29 30 27, याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आपको याद क्या करना है, याद ये करना है कि देखो रेवेन्यू हमारा स्टेटमेंट कैसा आएगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो है वो हमारा लगातार बढ़ रहा है, वो हमारा लगातार बढ़ रहा है पिछले कुछ सालों में। नहीं, तो यहाँ बढ़ा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन यहाँ फिर बढ़ने का अनुमान है।
या जैसे यहाँ पर कहें कि जो हमारा कैपिटल रिसिप्ट है, वो लगातार कम होता जा रहा है, तो ये सही है। तो यहाँ 17-14 था, यहाँ 16-91, 16-28 और 16-44। तो इस तरह से देखना है कि जैसे यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है हमारा लगातार बढ़ रहा है, नहीं, यहाँ पर थोड़ा-सा कम हो गया है। और जो ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर वो हमारा लगातार बढ़ रहा है, ये भी सही नहीं। यहाँ लगातार बढ़ भी रहा है, लगातार घट भी रहा है। किसी साल बढ़ जा रहा है, किसी साल घट जा रहा है। तो इस तरह के स्टेटमेंट आप देखना है, उसके बाद करते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि रुपया आता कहाँ से और रुपया जाता कहाँ से है। सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? बोरोइंग से, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स से, इनकम टैक्स से और कस्टम्स से। और कहाँ से? कस्टम्स से। और एक्साइज़ ड्यूटीज़ वगैरह इन सबको आप देख लेना। ज़्यादा पैसे यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है। ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है। कल की क्लास में मैंने आपको यही पढ़ाया था, है ना? अब देखते हैं ये लाइन को। कि जो बजट 2025-26 है, वहाँ पर बताया गया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो एस्टिमेटेड रखा गया मोर देन 39 लाख करोड़ रुपए और द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एस्टिमेटेड टू बी मोर देन द 11 लाख करोड़। तो आपको ये याद रखना है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो अनुमान किया गया है कि इस बार जो रख रहेगा हमारा वो लगभग 39 लाख करोड़ रुपए रहेगा, जबकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितना रहने वाला है? लगभग 11 लाख करोड़, 11 लाख करोड़ रहने वाला। और जो टोटल बजट का साइज है वो 50, 65, 345, अब लगभग 50 लाख करोड़ याद रखना है। लगभग 50 लाख करोड़ याद रखना है। और सबसे ज्यादा पैसा दिया कहाँ गया भाई? सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है इंटरेस्ट पेमेंट में, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट में जा रहा है, फिर उसके बाद डिफेंस में जाएगा, फिर मेजर सब्सिडीज वगैरह, पेंशन वगैरह, रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर्स, इंक्लूडिंग यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरीज को भी इसमें यहाँ पर शामिल किया गया, अलग से कोई पोर्शन नहीं है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज के लिए, एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए। और किसके लिए? हेल्थ के लिए। और उसके बाद जो हमारा अर्बन डेवलपमेंट है, उस अर्बन डेवलपमेंट करने के लिए भी कितना रुपए दिया गया है? 96,977, ये करोड़ में है। फिर इधर देखेंगे आईटी और टेलीकॉम को कितना दिया गया? एनर्जी को, कॉमर्स को, फाइनेंस को और सोशल वेलफेयर को। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा आपको कि सारे आपको याद रखने हैं, लेकिन कुछ जो टॉप 5 हैं, जो टॉप 5 हैं उनको आप याद रख लेंगे, क्योंकि देखो ना तो इतना याद रखना पॉसिबल है ना? क्योंकि मेरे सामने पीडीएफ है तो मैंने आपको टिक लगा दिया, मैंने आपको बता दिया। 5 से ज्यादा मेरे को भी याद नहीं है और उससे ज्यादा किसी को याद करने की जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि आदमी है, ह्यूमन है, भूलेगा। अगर नहीं भूलेगा तो फिर क्या रहेगा? वो तो रोबोट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या हमारा ट्रेंड रहा है यूनियन बजट का। ट्रेंड्स इन डिफिसिट, तो यहाँ पर ये सारे डिफिसिट लिखे हुए हैं, मैंने आपको सारे पढ़ाए हैं। फिस्कल डिफिसिट कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालते हैं, प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालते हैं और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालते हैं। तो कोई भी चीज नहीं छोड़ी थी, इसलिए मैंने उस पहली क्लास में आपको यही बताया था कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है, प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या है और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है। उसके बाद अब डेटा तो आप खुद कलेक्ट कर लेंगे, डेटा करने में क्या है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है वो लगातार क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है और इस बार अनुमान कितना है? 0.3% रहने वाला है टोटल जीडीपी का। इसको नोट कर लेंगे ना, 0.3% रहने वाला है टोटल जीडीपी का। तो साइड करता हूँ, ठीक है। और जो हमारा प्राइमरी डेफिसिट है वो कितना रहने वाला है? 0.8 रहने वाला है, 0.8 रहने वाला है। और जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है वो कितना रहने वाला है? 1.5। और जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो 4.5। करोड़ में नहीं है ये परसेंटेज में है। किसके? जीडीपी के, है ना। 4.4% ऑफ जीडीपी क्या रहने वाला है? हमारा फिस्कल डेफिसिट रहने वाला है। और 1.5% क्या रहने वाला है? हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो रहने वाला है।
रेवेन्यू डेफिसिट निकालते कैसे? रेवेन्यू डेफिसिट निकालते हैं जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रेसिप्ट्स को घटा देते हैं तो रेवेन्यू डेफिसिट निकल कर आता है। इसको बोलते हैं राजस्व घाटा। मैंने आपको कल पढ़ाया था, कल की क्लास में आप पीछे जो नोट्स है ना, एक बार उनको देख के चलेंगे। यहाँ तक आ गया समझ में? बस आपको ये कुछ याद नहीं रखना, इधर कुछ याद नहीं, बस आपको ये परसेंट याद रखना, क्योंकि परसेंट याद रखना आसान है। क्या रखना परसेंट याद? कि जो फिजिकल डिफिसिट है, जो हमारा फिजिकल डिफिसिट है वो कितना रहने वाला है? 4.4% ऑफ जीडीपी। ये अनुमान है, ये अनुमान है कि ऐसा हो सकता है, थोड़ा बहुत इससे ऊपर नीचे हो जाएगा। जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है वो कितना रहने वाला है? 1.5%। तीसरा, जो हमारा प्राइमरी डेफिसिट है वो कितना रहने वाला? 0.8%। और जो हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट रहने वाला है वो, उसका अनुमान है कि वो रहेगा 0.3% के आसपास में, 0.3% के आसपास में। ये यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। फिस्कल डेफिसिट कितना? 4.4% ऑफ द जीडीपी। पूरी कहानी नहीं पढ़नी है, पूरी कहानी मैंने आपको पढ़ा दिया है कल कि कैसे निकालते हैं। जैसे ये लिखा ना, फिस्कल डिपॉजिट कैसे निकालते हैं? इफ द रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट इज लेस देन एक्सपेंडिचर, इट सेज इन द to be deficit. In order to calculate fiscal deficit is difference between the total receipts including the excluding the borrowing। जो मैंने कल आपको फॉर्मूला में लिखवा दिया था सिर्फ एक लाइन में, कि हम टोटल एक्सपेंडिचर से टोटल रिसीप्ट्स को कर देते हैं बोरोइंग को छोड़कर, जो उधार लिया हुआ पैसा है उसको छोड़कर। लिखवाया था कल, है ना? याद होगा आपको, लिखवाया था कि जब हम टोटल एक्सपेंडिचर से टोटल रिसिप्ट्स को घटा देते हैं, लेकिन उनमें से जो टोटल रिसिप्ट है उसमें से किसको हटा देते हैं? पहले बोरोइंग वाले पैसे को हटा देते हैं, जो हमने उधार लिया होता है उसको घटा देते हैं, तो क्या निकल के आता है? फिस्कल डेफिसिट आता है। फिर मैंने बताया था नेक्स्ट आपको रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है? मच्छर है। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है कि जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से क्या निकाल देते हैं? उनका अंतर निकाल लेते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा हो और रेवेन्यू रिसीप्ट हमारी कम हो, तब रेवेन्यू डेफिसिट की कंडीशन बनती है। ये कितना है इस बार अनुमान? ये रहेगा टोटल 1.5% ऑफ जीडीपी। अब बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट की। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है कि भैया जब हम टोटल निकाल लेते हैं फिजिकल डेफिसिट और उसमें से किसको हटा देते हैं? इंटरेस्ट पेमेंट वाले पार्ट को हटा देते हैं। ये भी मैं आपको कल लिखवा चुका हूँ, है ना? कोई नई चीज नहीं है। ये कितना रहने वाला है भाई? ये रहने वाला है अनुमान 0.8% रहेगा कि जीडीपी का। अब बात करते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंड। इफेक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंड ये कितना रहने वाला है? इसको कैसे करते हैं? जो सेंटर का पार्ट दिया गया होता है उसको क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। तो उसको क्या निकल के आता है? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकल के आता है। बजट 2025-26 में इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का एस्टीमेट है कि भाई ये 0.3% ऑफ जीडीपी रहने वाला है। 0.3% ऑफ द जीडीपी, इंडियन जीडीपी की रहने वाला है। फिर इसके बारे में इसके बाद बात करते हैं। और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, कि इट इज न्यू कैलकुलेशन बीइंग पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट इन बजट in order to calculate it that part of grant which is used by the state for capital formation is added is added to the capital expenditure of the center of the center। अब बात करते हैं बजट फाइनेंसिंग। बजट फाइनेंसिंग की, बजट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि जब बजट में घाटा जो है, इसको मॉनेटरी डेफिसिट भी कह लेते हैं। जब बजट में घाटा है, उस घाटे को पूरा करने के लिए जब सरकार
बोरो करती है। क्या करती है? बोरो करती है। उसको क्या कहते हैं? बजट फाइनेंसिंग कहते हैं। ठीक है? ये रहे यहाँ पर। दिस इज द बोरो and it is the arranged fund from any other source. Bridge is it deficit. This mechanism bridging the difference is termed as deficit financing. In this process, if the government has any reserve maintained with any agency may be withdrawn. This is called drawn डाउन ऑफ कैश बैलेंस। ये देख लेना, मतलब कहने का यह कि जब सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए जो सरकार का कहीं पैसा जमा होता है उसको निकाल लेती है या किसी दूसरे व्यक्ति से क्या करती है भाई, पैसा उठा लेती है। पैसा उठाने का मतलब क्या है कि बोरो करती है, बोरो करती है, उसको कहते हैं बजट फाइनेंसिंग। इसी को मॉनेटरी डेफिसिट भी कहते हैं। जैसे अब मॉनेटरी डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो मार्केट से बोरोइंग कितना किया जाता है, मार्केट से बोरोइंग कितना किया जाता है, ये यहाँ ध्यान रखो, मार्केट से बोरोइंग। तो ये जो वॉयलेट कलर है, वॉयलेट कलर जो है उसको याद रखना। ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको मैं हटा देता हूँ, आप ध्यान रखना क्योंकि इसको बैक करता हूँ। बस आप ऐसे ही याद रखना, इसी से काम हो जाएगा। और जो सिक्योरिटी अगेंस्ट, आपको क्या याद रखना, एक तो मार्केट बोरिंग याद रखना और देखना कि शॉर्ट टर्म बोरिंग हम कितना कर रहे हैं। यहाँ पर 2022-23 में हम कर रहे थे 1.1 लाख करोड़। इसमें है ये जो डेटा लिखा हुआ है लाख करोड़, 1.1 लाख करोड़ कर रहे थे। और अभी हमने कितना 2025-26 में अनुमान है कि हम कितना करेंगे भाई, जीरो करेंगे। कितना कर देंगे, जीरो कर देंगे। जबकि लास्ट ईयर हमने कितना किया था, माइनस में इतना हो गया था। नेक्स्ट चल, कभी भी इतना ज्यादा डेटा आपसे नहीं पूछा जाएगा कि बिल्कुल एकदम से लिख दिया जाएगा। और अगर एसएससी में अभी आजकल चल रहा है तो कहते हैं ना कि आजकल एक मीम बन रहा है एसएससी को लेके कि एसएससी के चेयरमैन सब छपे हुए हैं ऐसे और बोल रहे हैं कि, मतलब मीम बनाया लोगों ने कि आप लोगों ने मेरा बहुत टेंशन दिया है, मैंने बहुत गीता और पुराण पढ़े हैं, अब समय आ गया है कि अब मैं आपका गरुड़ पुराण पढ़वा, गरुड़ पुराण पढ़वाऊंगा। मतलब गरुड़ पुराण क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति की डेथ वगैरह हो जाती है तब गरुड़ पुराण पढ़वाया जाता है। तो वो मीम बना दिया कि मैंने, क्योंकि आप लोगों ने उनको बहुत टेंशन दी है, धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, हड़तालें हो रही हैं, ये सब चल रहा है, तो वो उससे परेशान हैं बेचारे। वो कह रहे थे, मतलब कह नहीं रहे उन्होंने, लोगों ने मीम बनाया कि आप लोगों ने मेरा बहुत टेंशन दिया है, मैंने बहुत ज़्यादा गीता और पुराण वगैरह पढ़े हैं ताकि मेरे को टेंशन ना। अब समय आ गया है, एसएससी सीरियल आ रहा है, मैंने ना आपके गरुड़ पुराण बजवाया आपके घर पे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं टैक्स ट्रेंड्स इन टैक्स रेसिप्ट्स। टैक्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन टैक्स का बेसिस मैं आपको बताता हूँ। टैक्स होता क्या है? टैक्स वह होता है जो गवर्नमेंट कंपलसरी रूप से वसूलती है, जरूरी रूप से वसूलती है, अनिवार्य रूप से वसूलती है सभी से। एक इनकम फिक्स कर दी जाती है कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम इससे कम है, मान ली मैंने कह दिया कि 4 लाख, अगर किसी व्यक्ति की इनकम 4 लाख से कम है तब तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। अगर व्यक्ति कह दिया कि 4 लाख से ज्यादा है तो फिर टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं? टैक्स बोलते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, डिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल। ये क्या क्या कैसे कैसे होते हैं सबको समझाओ। अब बात करते हैं हम टैक्स की, सिर्फ इतना सा यहाँ पर याद रख लेना कि 2025-26 में जो एस्टीमेट है, 25-26 में जो एस्टीमेट है, टोटल टैक्स कितना मिलने के अनुमान है? लगभग 12% ऑफ जीडीपी। ये जो लिखा हुआ है 12% ऑफ जीडीपी, कि टोटल जीडीपी का लगभग 12% जो पार्ट आएगा हमारे पास, वो कहाँ से आएगा? वो आएगा यहाँ से, टैक्स से, जिसमें से जो डायरेक्ट टैक्स है, जो डायरेक्ट टैक्स है उसका अनुमान है कि वो रहेगा 7.1% ऑफ जीडीपी। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो कितना रहने वाला? 4.9% ऑफ जीडीपी। अगर ग्राफ की बात करूं तो ये देखो,
7.1%, 7.1% रहने का अनुमान है, और यहाँ पर 4.9 रहने का अनुमान है। जो अगर पिछले ईयर की देखें तो 11.9 था यहाँ पर टोटल टैक्स कलेक्शन, जिसमें से 6.9 डायरेक्ट टैक्स था और 4.9 इनडायरेक्ट टैक्स। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो ग्रांट्स भेजा गया है कहाँ से, बाई सेंटर टू द स्टेट इन द सिंगल लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंटर, की जो सेंटर भेजता है अनुदान, जो ग्रांट्स भेजता है किसको, राज्यों को, सबसे बड़ा भुगतान होता है या सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर होता है सेंटर के लिए। अकॉर्डिंग टू बजट 2025 26 फाइनेंशियल ईयर 2024 में द टोटल ग्रांट्स इन एस्टीमेट 22.7 लाख करोड़। फाइनेंशियल ईयर इसमें एस्टीमेट कितना रखा गया, 25.6 करोड़। कहने का मतलब ये है, चलो इस सर ग्राफ पर चलते हैं, ग्राफ पर समझते हैं कि जो 2024 का फाइनेंशियल ईयर था, ये वाला 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर था, वहां पर जो ग्रांट्स, जो रिसोर्स ट्रांसफर किए गए थे या पैसा ट्रांसफर किया गया था स्टेट को और यूटीज को भी, है ना, यूनियन टेरिटरीज को, इसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से जीएसटी वसूलती है, तो उसका कुछ पार्ट, जैसे जो फाइनेंस कमीशन होता है वो होता था कि कुछ पार्ट कहाँ जाना चाहिए। जैसे अभी की बात करूँ तो लगभग 41 या 42% जो टोटल कलेक्शन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मतलब जो केंद्र सरकार है उसके पास जो 41 पर या 42% जो भी कलेक्शन होता है, उस कलेक्शन का, जो भी कलेक्शन होता है उस कलेक्शन का 41 या 42% कहाँ पर जाता है, वो स्टेट्स को और यूटीज को जाता है, अलग अलग तरीके से। तो कितना किया था, 22.75 लाख करोड़, और 2025-26 में ये रहने का अनुमान कितना है, 25.6 करोड़, लगभग 25.5 लाख करोड़ रुपया सेंटर को से जाएगा स्टेट को, सेंटर से जाएगा स्टेट को। अगर हम बात करते हैं 2022-23 की, तो 18.65 लाख करोड़ था, और 23 में और 24 में कितना था, 20.65। यहाँ क्वेश्चन याद रखना कि जो हमारा रिसोर्स है, जो सेंटर का रिसोर्स है स्टेट के लिए, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जीडीपी का साइज भी बढ़ता जा रहा है, बजट का साइज भी बढ़ता जा रहा है, तो पैसा ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। तो कुछ चीजें आपको याद भी नहीं करनी है, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ऑटोमेटिक याद याद हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो बजट है, इस बजट में मॉडिफिकेशन किया गया। मैंने बहुत सिंपल सिंपल जीएसटी बनाई है आपके लिए। मॉडिफिकेशन इन इंडियन टैक्स इन बजट 2025। मैं जब पढ़ाऊंगा बजट तब तो पढ़ाऊंगा ही, यहाँ देख लेना। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 12 लाख तक का जो इनकम है, अप टू 12 लाख, नीड नो पे इनकम, उस पर कोई टैक्स नहीं है। 12 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं है। जैसे यदि किसी की सैलरी 12,75,000 भी है तो भी टैक्स यहाँ पर नहीं होगा। कैसे, समझा देते, यहाँ पर लिखे हुए जैसे, इफ द इनकम इज मोर देन 12 lakh, then tax is calculated according to the slab. In such situation, the individual taxpayers other than the salaried people, if they have income marginally above 12 lakh, that will be pay the higher tax। जैसे यहाँ पर टैक्स पे करते हैं तो एक प्रोविजन आता है, इनकम टैक्स प्रोविजन 87 ए, 87 ए ऑफ इनकम टैक्स। इसमें क्या करते हैं, जितना भी पेएबल टैक्स पाएगा उसको क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। इसको पढ़ लेना आप एक बार। जैसे इन सिंपल वर्ड्स क्या है कि 12 लाख की इनकम पर अगर टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो 60,000 बनता है मैक्सिमम, है ना। और जो गवर्नमेंट का न्यू प्रोविजन, वहां पर 60,000 का रिवेट दिया गया। रिवेट का मतलब होता है छूट, टैक्स रिबेट का मतलब होता है कि कर में छूट दे दी गई। कब तक? 60,000 तक। तो जितना टैक्स बन रहा था 12 लाख पे 60,000 का, और 60,000 का क्या कर दिया है,
रिवेट कर दिया है तो टोटल टैक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। न्यू टैक्स रिजीम की अगर मैं बात करता हूँ तो ये देखिएगा, न्यू टैक्स रिजीम की अगर मैं बात करूँ तो पहले क्या था भाई, 3 लाख तक का कोई पैसा नहीं था। अब यहाँ पर क्या है नए में, 4 लाख तक नील है। 3 लाख से 7 लाख में पहले कितना था, 5 लाख। अब 4 लाख से 8 लाख में कितना है, 5 लाख। पहले 7 लाख से 10 लाख में 10% लगता था, अब 8 लाख से 12 लाख में 10% लगता है। पहले 7 लाख से 12 लाख पे 15%, अब 12 लाख से 16 लाख पर 15%। 12 से 15 में पहले 20% लगता था, अब 16 से 20 पर 16 लाख से 20 लाख के बीच अगर किसी इनकम आती है तो उस पर 20% लगता है। पहले 15 लाख से ऊपर 30% लगता था, लेकिन अब 20 लाख से 24 लाख तक का अगर किसी की इनकम है तो उस पर 25% लगता है, और 24 लाख से 24 लाख से ऊपर जितना भी उसकी इनकम है उस पर 30% का टैक्स लगता है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको रखना है टैक्स से कितने, पहला पहला तो ये याद रखना है कि आपको कितना इनकम फ्री है, सॉरी कितना टैक्स जीरो है, 4 लाख तक, ठीक है। फिर टैक्स स्लैब कितना है भाई, 1 2 3 4 5 6 और 7, बस आपसे इतना ही पूछा है कि जो नया टैक्स स्लैब है वहां पर रिवेट कितना है या स्लैब कितना है, कितना स्लैब है वहां पर, 7 स्लैब है। बस आपको याद रखना है और देखना है कि 4 लाख तक का टैक्स जीरो आता है। फिर क्या किया है, जो बजट है वहां पर एफडीआई जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, किसमें, इंश्योरेंस सेक्टर में कितना कर दिया है, 100% तक का कर दिया है। इससे पहले इससे पहले जो हुआ करता था वो 74% के आसपास हुआ करता था, उससे कम ही रहता था। तो आपने जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां देखी होंगी पहले, वो किसी ना किसी भारतीय कंपनी के साथ मिलकर काम करती थी, लेकिन अब कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर अपना आकर यहाँ एक अपनी अलग कंपनी बना सकता है। फिर नेक्स्ट क्या है कि एनिमल स्पिरिट इस इकोनॉमिक मीन्स द साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द कंज्यूमर, ये बताया गया है। और तीसरा क्या है कि जो रिडक्शन इन इनकम टैक्स विल लीव मोर अमाउंट ऑफ मनी इन द हैंड ऑफ कंज्यूमर्स, दिस विल बी क्रिएट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, दिस कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इनहेंस टैक्स रिसीप्ट्स इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी। इसने कहा कि जो हम रिडक्शन दे रहे हैं उससे क्या होगा, लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा मनी बचेगी, सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा जब मनी बचेगी, तो लोगों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जाएगा। लोगों मतलब कंज्यूमर्स के, तो वो जब क्या करेंगे, डिमांड जनरेट करेंगे गुड्स की और सर्विसेज की। तो वहां से जीएसटी के रूप में गवर्नमेंट के पास वो पैसा दोबारा वापस पहुंच जाएगा, ये कहा गया इसमें। और इनको देखिएगा, इन फुल ईयर बजट 2024-25 में कॉर्पोरेट टैक्स कितना किया गया था, कॉर्पोरेट टैक्स टू फॉरेन कंपनीज इन इंडिया वर रिड्यूस फ्रॉम 40 to 35, कि अगर कोई विदेश की कंपनी है और भारत में आती है तो 40% से कितना कर दिया है, घटाकर 35%। और सबसे बड़ी बात, एमएसएमई की डेफिनेशन भी चेंज कर दी गई, एमएसएमई की डेफिनेशन भी इस बार चेंज कर दी गई। जैसे ये देखिएगा, पहले अगर कोई कंपनी 1 लाख का इन्वेस्ट करती थी और 1 करोड़ में है, लाख में नहीं, 1 लाख का, सॉरी 1 लाख का, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करती थी और 5 करोड़ का टर्नओवर था, तो उसको किस में रखते थे, माइक्रो में रखते थे। स्मॉल में क्या था भाई, 10 और 50 की बात थी। मीडियम में क्या था, 50 और 250 की बात थी। लेकिन अब यहाँ पर रिवाइज कर दिया, अब एक की जगह क्या कर दिया है, 2.5। अगर कोई कंपनी या अगर कोई एंटरप्राइजेस एक साल में 2.5 करोड़ का इन्वेस्ट करती है और 10 करोड़ का उसका टर्नओवर होगा, तो उसको मतलब माइक्रो में रखा जाएगा। स्मॉल के लिए 25 करोड़ का टर्नओवर, सॉरी इन्वेस्टमेंट, और 100 करोड़ का टर्नओवर। और मीडियम के लिए 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 500 करोड़ का टर्नओवर। अगर इसको याद करने की बात मैं बताऊं तो देखो, यहाँ से यहाँ कितने पे गए, 10 पे, यहाँ से यहाँ 5,
तो जब यहाँ से यहाँ 10 पे गए तो यहाँ से यहाँ भी 10 पे जाएंगे, और फिर जब यहाँ से यहाँ 5 पे गए हैं तो फिर यहाँ से यहाँ भी 5 पर। सेम यहाँ भी है, क्योंकि यहाँ 10 पे गए थे तो रिवाइज किया गया तो यहाँ भी 10 पे जाएंगे, और जब यहाँ 5 पे गए थे 10 5 50 पे, तो यहाँ भी 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। सेम यहाँ भी, यहाँ 10 और यहाँ 5। तो याद रखना है कि पहली बार में 10 की करना है मल्टीप्लाई, अगर आपको याद नहीं भी रहे तो भी कह रहा हूँ, पढ़ना इतना कठिन है नहीं, आप याद कर लेंगे। 10 और यहाँ पर 5। चलो अब बात करते हैं आगे की, नेक्स्ट। हम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो 3 जनवरी 2025 को सॉरी 3 जनवरी 2025 को गवर्नर ने कहा, सॉरी गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो फॉरेक्स है, वो कितना है 30 सॉरी 63 सॉरी 634.6 बिलियन डॉलर, जो कि एक बहुत ज्यादा है। क्या है? बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन। तो क्या बताया कि जो फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 में जीडीपी का जो रेट बढ़ा था लगभग कितना था 6.4% था। ठीक है, इस बार ये कितना रहने वाला है? ये रहने वाला है 6.3 और 6.8 के बीच में, 6.3 और 6.8 के बीच में। फिर जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू द बूस्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर के द्वारा इसको बूस्ट किया गया है। इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना हुआ था? लगभग 332 मिलियन टन हुआ था। और इन ईयर 2023-24 में इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ कितना था? लगभग 6% के आसपास, 5.9% के आसपास। यही अगर बात देखते हैं कि 2024-25 में जो सर्विस सेक्टर था उसकी जो ग्रोथ थी लगभग 8% से ज्यादा थी, 8.3%। तो आप ऐसे याद कर लें, 5.9% तो लगभग 6% में याद कर लें, है ना? जो भी वहां ऑप्शन दिखेगा उसके अकॉर्डिंग आप लगा देना। अब बात करते हैं यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का इकोनॉमी में, वो लगभग कितना हो गया है? 55% से ज्यादा हो गया, 55% से ज्यादा हो गया है। और जो ईयर था 2023 इसमें एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस विद द टोटल मार्केट शेयर्स का कितना हो गया था? 4.3%, जो हम 7वीं पोजीशन पर हमको पहुंचा देता है, 7वीं पोजीशन पर हमको पता पहुंचा देता है। कैपिटल गेन टैक्स आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? कि अगर आपने कोई प्रॉफिट कमाया है किसी एसेट से तो उसमें रखा जाता है। और आपने कोई जमीन बेची है, जमीन को बेचने की इसमें दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म एक होता है लॉन्ग टर्म, तो आपको जरूरत उसकी है नहीं। जहां जहां जरूरत होगी मैं आपको बता दूंगा। बस तो आज की क्लास में बजट में बस इतना ही, बजट में बस इतना ही, बस आपसे इतनी सी आशा करते हैं ना, थोड़ी सी तो उम्मीद रख ही सकते हैं आपसे। तो आपसे एक थोड़ी सी उम्मीद ये है कि जो बजट है, जो मैंने बजट आपको पढ़ाया पार्ट 1 और पार्ट, तो मेजर बच्चा क्या करता है? इसको रटना स्टार्ट करता है। जो कहता हूँ जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई इसको रट लीजिएगा, जाएगा जैसे ही बजट आता है बजट को खरीद कर लाएगा और उसको पढ़ना स्टार्ट करेगा, उसको पढ़ना स्टार्ट करेगा, और वहां से एक आध क्वेश्चन आ भी जाएगा तो खुश भी हो जाएगा कि मैंने वहां से पढ़ लिया और आ गया। लेकिन जब तक जो मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ाया है, जब तक जो मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ाया है जहां पर फंडामेंटल्स थे या कह सकता हूँ बेसिक था, अगर ये बेसिक ही आपका क्लियर नहीं होगा तो आप अगर ये समझ भी लेंगे कि फिजिकल डेफिसिट कितना है इस बार या लास्ट ईयर कितना रहा है, उससे क्या हो जाएगा? आप फिजिकल डेफिसिट परसेंटेज में रट के गए कि जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो लगभग 4 पॉइंट जो 4.5% के आसपास में रहने वाला है।
लेकिन एग्जाम ने क्या पूछ लिया, चलो एक मीटिंग में पूछ लिया कि फिजिकल डेफिसिट कितना रहने वाला है, 4.5%। आपका उस मीटिंग में था नहीं, आप दूसरी मीटिंग में थे, दूसरी मीटिंग में गए, वहां पर पूछ लिया कि फिजिकल डेफिसिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आपके तो आंखों के सामने दिन में ही तारे दिखने लगे, है ना, दिन में चंदा मामा नजर आ जाएंगे आपको। तो ऐसा नहीं करना ना। मेजर जो पेरेंट्स वो यही गलती करते हैं कि जो दूसरा वाला पोर्शन है, जो बजट एट के अलाउंस है, जो डेटा वाला पोर्शन, पता नहीं डेटा में क्या करेगा, इतना डेटा याद करके रोबोट थोड़ी बनना है। आपको तो जो 5 फॉर्मूले, वो 5 फॉर्मूले याद हो जाना चाहिए। पहला बजट कब लाया गया, इंडिपेंडेंस इंडिया का बजट कब लाया गया, जब रिपब्लिक इंडिया बन गया तब पहला बजट कब लाया गया, सबसे ज्यादा बात बजट पेश किसने किया है, पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था, बजट का टाइप्स क्या होता है, जेंडर बजट क्या होता है। अच्छा, आप जब पूरा कुछ पढ़ के गए, ये पार्ट 2 है, पूरा आप लाए, और एक आता है इसमें कॉस्मोस पब्लिकेशन वगैरह के आते हैं निकल के, तो आपने पूरा पढ़ा, उसमें पूछ लिया कि व्हाट इज द परफॉर्मेंस बजट, क्या करेंगे, उसमें थोड़ी लिखा होता परफॉर्मेंस बजट या आउटकम बजट। तो आगे ना समझ में, आप अगर बजट आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 को पढ़िएगा। अगर आपको पास टाइम है तो पार्ट 2 को पढ़ लीजिएगा पूरा, अगर नहीं है तो सिर्फ 4 चीजों को पढ़ लीजिएगा कि हमारा टोटल साइज कितना है बजट, कितना, 50 लाख करोड़। और जो 4 पॉइंट और 5 पॉइंट और हैं कि फिजिकल डेफिसिट कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, प्राइमरी डेफिसिट कितना है, प्राइमरी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, जो भी मैंने बताया 4 पॉइंट, कि वो कितने कितने परसेंट है, इतना पढ़ लेना। और ये देख लेना कि रुपया आ कहाँ से रहा है और रुपया जा कहाँ से, बस। इससे बाहर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अगर बहुत कम समय है। अगर समय है तो फिर पूरा पढ़ लेगा, कौन सी स्कीम्स की बात की गई, कौन सी क्या की गई, ये सारी चीज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्या है, डेटा पोर्शन, दोनों को टारगेट रखना है आपको, और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपके लिए जय हिंद।